हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर के एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स। यह सब्जेक्ट सेकेंड ईयर के 4th सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। तो आज हम इसके फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं एक ही वीडियो में पूरी यूनिट को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी कंसेप्ट को ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है पॉलिटेक्निक सेकेंड ईयर के उन छात्रों के लिए जो 4th सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ाई करते हैं। तो देखिएगा, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सेकेंड ईयर द्रवीय एवं वायवीय इंजीनियरिंग हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स कंप्लीट कोर्स को यहाँ पर हम करेंगे न्यू सिलेबस 2022 के अनुसार। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे परिचय की। ठीक है, हमको यूनिट नंबर फर्स्ट को पढ़ना है, परिचय यानी इंट्रोडक्शन। तो आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे और कंप्लीटली कंसेप्ट को हम देखेंगे। दूसरा यूनिट है दाब एवं उसका मापन, प्रेशर एंड इट्स मेजरमेंट। तरलों का प्रवाह तीसरा यूनिट हो जाएगा, फ्लो एंड फ्लूइड्स, और पाइपों में प्रवाह, फ्लो थ्रू पाइप्स, ये 4th यूनिट हो जाएगा। 5th है द्रवीय निकाय हाइड्रोलिक सिस्टम, और 6th है जल टर्बाइन एंड पंप यानी कि वाटर टर्बाइन एंड पंप्स, और तेल शक्तियुक्त द्रविक तथा वायवीय प्रणालियों का परिचय यानी कि इंट्रोडक्शन टू ऑयल पावर हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक सिस्टम। और सेकंड लास्ट यूनिट हो जाएगी आपकी द्रविक प्रणाली के अवयव यानी कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, और लास्ट यूनिट हो जाएगी वायवीय प्रणाली के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ न्यूमेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर आपके 9 यूनिट दी हुई है इस पूरे सब्जेक्ट में। न्यू सिलेबस के आधार पर 9 यूनिट है, और 9 यूनिट में मिनिमम आपके 10 से 15 वीडियो आपके हो जाएंगे। तो 10 से 15 वीडियो में टोटल न्यूमेरिकल्स और टोटल थ्योरी को हम कंप्लीट करेंगे इस सब्जेक्ट के। तो देखिएगा, फर्स्ट वीडियो आज से स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन यानी परिचय। तो देखिए, सबसे पहले द्रवीय इंजीनियरिंग के बारे में जान लेते हैं। द्रवीय इंजीनियरिंग है क्या, हाइड्रोलिक्स क्या है। हाइड्रोलिक्स के बारे में जाने तो हाइड्रोलिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जान लीजिएगा। यानी द्रवीय इंजीनियरिंग, हाइड्रोलिक्स को अंग्रेजी भाषा में हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ठीक है, द्रवीय इंजीनियरिंग को अंग्रेजी भाषा में हाइड्रोलिक्स कहते हैं। ठीक है, जो क्या है, एक ग्रीक भाषा का शब्द है, और ग्रीक भाषा का शब्द हुडोर, ग्रीक भाषा के शब्द ह्यूडोर से हाइड्रोलिक्स बना हुआ है। ठीक है, और जिसका अर्थ होता है पानी यानी कि वाटर। याद रखिएगा, द्रवीय इंजीनियरिंग को इंग्लिश में हाइड्रोलिक्स कहते हैं, और हाइड्रोलिक्स शब्द जो है ग्रीक भाषा के ह्यूडोर से आया है, और इसका अर्थ होता है वाटर। क्लियर। चलिए अब देखिएगा, परिभाषा की बात करें तो यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। यह अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर अवस्था, गति अवस्था, उसमें व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो पानी की स्थिर अवस्था है उसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, पानी के जो कण हैं वो कैसे व्यवहार करते हैं, और गति अवस्था में वो कैसा व्यवहार करता है, तो उसके बारे में अध्ययन ही क्या कहलाता है, अभियांत्रिकी विज्ञान की शाखा हाइड्रोलिक्स यानी कि इंजीनियरिंग कहलाता है। क्लियर। इंग्लिश में बात करें तो हम कह सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद वाटर, और वाटर किस में, एट रेस्ट एंड इन मोशन, यानी कि या तो रेस्ट में होगा या मोशन में होगा। ठीक है, एक डेफिनेशन और है, यदि आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, हम बता देते हैं। द्रव इंजीनियरिंग ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर द्रवों के व्यवहार का अध्ययन, द्रव से संबंधित इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग व समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिएगा, द्रव इंजीनियरिंग ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत हम तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर द्रवों के व्यवहार का अध्ययन, द्रव से संबंधित इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग, समस्याओं के समाधान हेतु करते हैं। ठीक है, तो एक डेफिनेशन तो आपके सामने है, यानी कि यह अभियांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पानी की स्थिर एवं गति अवस्था में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो एक डेफिनेशन ये है और एक डेफिनेशन हमने अभी आपको लिखवाई है। तो इन दोनों डेफिनेशन में से जो भी आपको परीक्षा हॉल में याद आए वो आप लिख दीजिएगा, दोनों सही होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं पदार्थ। पदार्थ क्या होते हैं, तो पदार्थ उस चीज को कहते हैं, देखिए यहाँ पर सिंपल डेफिनेशन है, बिल्कुल आपकी लैंग्वेज में सारा कुछ बताया जाएगा और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। पदार्थ उस चीज को कहते हैं जिनको छूने पर वह हमारी ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालता है, जिसका कुछ आयतन होता है, जो स्थान घेरता है। यानी कि वे पदार्थ जो स्थान घेरते हैं, अपने आप में एक द्रव्यमान रखते हैं और अपने आप में कुछ आयतन रखते हैं। तो
उसको हम कह सकते हैं कि वह एक पदार्थ है। और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, एक होती है द्रव जिसको लिक्विड बोलते हैं, और दूसरा होता है गैस तथा वाष्प जिसको गैस एंड वेपर बोलते हैं। तो देखिए, ठोस की अगर हम बात करें तो ठोस होता है पदार्थ के अणु बहुत पास पास होते हैं ठोस में, और द्रव जो है वो ठोस पदार्थ की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं, यानी कि जो उसके अणु होते हैं द्रव के, तो वो ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी पर होते हैं। अब गैस की बात करें तो अणुओं के बीच की दूरी बहुत अधिक होती है, तो वह जो है गैस के अणुओं की होती है। ठीक है, कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि ठोस से अधिक ज्यादा दूर दूर किसके अणु होते हैं, तो द्रव के होते हैं, और जिसके सब अणुओं के बीच की दूरी सबसे अधिक होती है वह पदार्थ क्या कहलाता है, वो गैस कहलाता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं, देखिए तरल पदार्थ। तरल पदार्थ की बात करें तो तरल पदार्थ क्या है, यानी कि तरल वे पदार्थ हैं जो बहने की क्षमता रखते हैं। बहना यानी कि जो हमारा फ्लो है, जो फ्लो करने की क्षमता रखते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तरल पदार्थ कहते हैं। और तरल पदार्थ की क्या वो कंडीशन होती है, जिस बर्तन में उसे रखा जाता है उसी का आकार धारण कर लेते हैं। ठीक है, यह हम कह सकते हैं कि तरल वे पदार्थ है जो बाह्य कर्तन बलों यानी कि शेयरिंग फोर्स के प्रभाव में लगातार विरूपित होते रहते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, तरल पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ए फ्लूइड इज ए सब्सटेंस विच इज कैपेबल टू फ्लोइंग कन्फर्म टू द शेप ऑफ द कंटेनिंग यूज्ड एंड डिफॉर्म कंटिन्यूसली व्हेन सब्जेक्टेड टू एक्सटर्नल शेयरिंग फोर्स। क्लियर। अब देखिए तरलों के प्रकार, तरल के प्रकार के बारे में बात करेंगे का टाइप्स ऑफ फ्लूइड, तो हम यहां पर बात करते हैं संपीड्यता के आधार पर। संपीड्यता के आधार पर क्या है, द्रव। तो द्रव में क्या है कि ये प्राय असंपीड्य तरल होते हैं। ये प्राय कैसे होते हैं, असंपीड्य तरल होते हैं, और इनको आसानी से नहीं दबाया जा सकता है। ठीक है, तथा इन पर तापमान परिवर्तन का कम प्रभाव पड़ता है। क्लियर। अब बात करते हैं गैस तथा वाष्प। तो गैस तथा वाष्प में ये संपीड्य तरल कहलाते हैं। इन्हें आसानी से दबाया जा सकता है तथा इन पर तापमान परिवर्तन का अधिक प्रभाव पड़ता है। तो द्रव पर नहीं पड़ता है तापमान परिवर्तन का प्रभाव ज्यादा, और गैस और वाष्प पर अधिक प्रभाव पड़ता है। तो देखिए जो फ्लूइड्स होते हैं वो दो ही होते हैं, द्रव और गैस तथा वाष्प। ठीक है, गैस या वाष्प। हम कभी भी ठोस को द्रव नहीं कह सकते क्योंकि उसमें फ्लो करने की क्षमता नहीं होती है। तो जिनमें फ्लो करने की क्षमता होती है वही हमारा द्रव कहलाएगा, फ्लूइड कहलाएगा। ठीक है, इसीलिए जो पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, गैस और द्रव, इन्हीं को हम फ्लूइड कहेंगे, इन्हीं को तरल कहेंगे। जो तीसरी अवस्था होती है ठोस, उसको हम द्रव नहीं कहेंगे, तरल नहीं कहेंगे। ठीक है, अब देखिएगा हम बात करते हैं नेक्स्ट सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर। सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक आधार पर जो आदर्श तरल होते हैं, सबसे पहला है आदर्श तरल। सैद्धांतिक और व्यवहारिक आधार पर जो टाइप्स हैं फ्लूइड के, वो है आदर्श तरल, आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होते हैं, उन तरल पदार्थ को कहते हैं जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं। ठीक है, आदर्श तरल किन्हें कहते हैं, आदर्श तरल वे तरल पदार्थ होते हैं जो अपने किसी भी कण में विस्थापन में कोई प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करते हैं, इनको दबाया नहीं जा सकता है, और ये जो है एशियान होते हैं, यानी कि नो विस्कस। इसमें कोई भी विस्कोसिटी नहीं होती है और कोई भी इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती है, संपीड्यता नहीं होती है। ये आदर्श तरल कहलाते हैं। व्यवहारिक तरल कौन से होते हैं, यानी कि रियल फ्लूइड जिसे हम बोलते हैं, तो वे तरल जो अपने किसी भी कण के विस्थापन में कुछ न कुछ प्रतिरोध अवश्य प्रस्तुत करते हैं। इन्हें दबाया भी जा सकता है और इन्हें पृष्ठ तनाव और श्यानता के भी गुण पाए जाते हैं। लेकिन जो आदर्श फ्लूइड होता है, आइडियल फ्लूइड होता है, उसमें एक तो श्यानता जीरो होती है, विस्कोसिटी जीरो होती है, और इनको दबाया भी नहीं जा सकता है। और एक बात और है जो आपको नोट पॉइंट में लिख लेनी है कि यह हमारे जो प्रकृति में एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये प्रकृति में कहीं पर नहीं पाए जाते हैं। ये केवल एक इमेजिनरी फ्लूइड होता है। ठीक है, जिसे हम आइडियल फ्लूइड बोल देते हैं। लेकिन जिसे हम आइडियल फ्लूइड के तौर पर यूज करते हैं उसमें कुछ न कुछ क्या होता है, श्यानता या विस्कोसिटी जो है पाई जाती है। तो वह पूरी तरीके से आइडियल फ्लूइड नहीं होता है, लेकिन हम जो है उसको आइडियल फ्लूइड मान करके यूज करते हैं। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर, बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। उसके आधार पर हम जो है इसका वर्गीकरण करते हैं। तो कर्तन प्रतिबल के कारण उत्पन्न विरूपण की दर के आधार पर अगर हम फ्लूइड का वर्गीकरण करें तो न्यूटोनियन तरल, एक होता है न्यूटोनियन तरल यानी कि न्यूटोनियन फ्लूइड। तो वे तरल जो न्यूटन के श्यानता समीकरण क्या होती है, टॉ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy। हम इसे आगे पढ़ाएंगे अभी। इसका पूर्ण रूप से पालन अगर करते हैं तो वह फ्लूइड क्या कहलाता है, न्यूटोनियन तरल कहलाता है। जैसे पानी, केरोसिन, वायु आदि, ये सभी इसके एग्जाम्पल हैं। एक होता है नॉन न्यूटोनियन तरल।
नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड क्या होता है, वे फ्लूइड होते हैं जो न्यूटन की श्यानता समीकरण है टॉ इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई, इसका पालन नहीं करते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि टॉ इज नॉट इक्वल टू म्यू डी यू अपॉन डी वाई। क्लियर है। चलिए अब इसके उदाहरण करें तो विभिन्न प्रकार के विलयन, पॉलीमर विलयन और रक्त आदि, ये सभी जो है ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहलाते हैं। प्लास्टिक तरल कौन से होते हैं, प्लास्टिक तरल नॉन न्यूटोनियन तरल होते हैं तथा इनमें लगातार विरूपण के लिए प्रारंभिक पराभव प्रतिबल आवश्यक होता है। ठीक है, यानी कि प्लास्टिक तरल जो है नॉन न्यूटोनियन तरल होते हैं और इनमें लगातार विरूपण के लिए प्रारंभिक पराभव प्रतिबल आवश्यक होता है। ठीक है, बात करते हैं आदर्श प्लास्टिक तरल कौन से होते हैं। तो आदर्श प्लास्टिक तरल वे होते हैं जो राख, मिट्टी, यानी कि मिट्टी का पानी में घोल, राख हो गया, मिट्टी का पानी में घोल हो गया, ये सभी जो है ये कहलाते हैं प्लास्टिक तरल। ठीक है, प्लास्टिक तरल के बारे में अगर बात करें तो देखिएगा, निश्चित पराभव प्रतिबल रखना तथा उसके बाद कर्तन प्रतिबल के विरूपण की दर के मध्य एक नियत रेखीय संबंध रखना आदर्श प्लास्टिक तरल का जो है स्वभाव है। इसमें राख, मिट्टी का पानी में घोल, ठीक है, यानी कि मिट्टी को पानी में घोल दें तो यही आदर्श तरल। ठीक है, एक बात और है आदर्श तरल में, देखिए आदर्श, अब बात करते हैं आगे, तरल यांत्रिकी की शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। तरल यांत्रिकी की शाखाएं यानी कि ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स की ब्रांचेज, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रांचेज ऑफ फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि तरल पदार्थों का अध्ययन तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स तथा इसकी विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। तरल यांत्रिकी इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत तरल की स्थिर अथवा गतिमान अवस्थाओं में उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स इज द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग साइंस विच डील्स विद द बिहेवियर ऑफ फ्लूइड अंडर द कंडीशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन। सैद्धांतिक रूप से हम तरल यांत्रिकी में एसएमपीडीए, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबल तरलों का ही अध्ययन करते हैं, जबकि संपीडीय तरलों अथवा गैसों या वायु आदि का अध्ययन गैसीय, जिसे हम कहते हैं न्यूमेटिक या गैस यांत्रिकी, गैस मैकेनिक्स में उसके अंतर्गत किया जाता है। तरल यांत्रिकी की विभिन्न शाखाएं निम्न प्रकार से वर्गीकृत है। तो तरल यांत्रिकी यानी कि फ्लूइड मैकेनिक्स की विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी, देखिए तरल यांत्रिकी फ्लूइड मैकेनिक्स को दो शाखा में बांटा गया है। एक तो है गैस यांत्रिकी या जिसे हम बोलते हैं गैसीय, ठीक है, न्यूमेटिक, और दूसरा है हाइड्रो मैकेनिक्स। ठीक है, एक है गैस मैकेनिक्स जिसको हम बोलते हैं न्यूमेटिक और दूसरा है हाइड्रो मैकेनिक्स। अब इस न्यूमेटिक को भी दो भागों में बांटा गया है, वायु स्थितिकी जिसको हम बोलते हैं एरोस्टैटिक और एक है वायु गतिकी जिसको हम कहते हैं एरोडायनेमिक। अब द्रव्य यांत्रिकी को तीन भागों में बांटा गया है, द्रव्य स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक्स, द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स और द्रव गतिकी हाइड्रोडायनेमिक। ठीक है, चलिए इसके बारे में एक एक को जान लेते हैं कि ये होते क्या है। देखिए गैसीय क्या होते हैं, न्यूमेटिक्स क्या होते हैं। न्यूमेटिक्स या फिर गैसीय यांत्रिकी, इसके अंतर्गत जो है गैसों या वाष्पों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। इनकी प्रमुख शाखाएं वायु स्थितिकी जैसे बोलते हैं एरोस्टैटिक या वायु गतिकी एरोडायनेमिक, या फिर हम बोल सकते हैं कि गैस गतिकी गैस डायनेमिक आदि होते हैं। ठीक है, द्रव्य यांत्रिकी की तीन शाखाएं बताई गई हैं। कौन कौन सी यांत्रिकी शाखाओं के आधार पर ही इसकी शाखाएं जो है विभाजित की गई, जैसे द्रव स्थितिकी हाइड्रोस्टैटिक्स। तो द्रव स्थितिकी के अंतर्गत हम तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर द्रव के व्यवहार का इसके सापेक्ष रिलेटिव या निरपेक्ष एब्सोल्यूट स्थिर अवस्थाओं में इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग हेतु अध्ययन करते हैं, द्रव्य स्थितिकी कहलाती है। ठीक है, अब बात करते हैं द्रव शुद्ध गतिकी हाइड्रोकाइनेमेटिक्स। हाइड्रोकाइनेमेटिक्स क्या है, इसके अंतर्गत हम बह रहे द्रव के वेग व प्रवाह के रूप आदि का व्यवहार अध्ययन करते हैं। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, कोई द्रव बह रहा है, उसका वेग कितना है, उसके प्रवाह का रूप कैसा है, वो कैसा व्यवहार कर रहा है, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो यांत्रिकी के सिद्धांतों के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, परंतु द्रव पर लगने वाले बलों के व्यवहार का अध्ययन हम नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में जो द्रव पर फोर्स लग रहा है उसका हम अध्ययन नहीं करते हैं। द्रव गतिकी में क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक्स में इसके अंतर्गत हम बह रहे द्रव के प्रवाह वेग उस पर लगने वाले बल, त्वरण, एक्सेलरेशन आदि का तरल यांत्रिकी के सिद्धांतों पर उस इंजीनियरिंग कार्यों में उपयोग हेतु अध्ययन करते हैं। द्रव गतिकी में यानी कि द्रव शुद्ध गतिकी यानी कि हाइड्रोकाइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं, द्रव पर लगने वाले बलों का व्यवहार का अध्ययन नहीं करते हैं, लेकिन द्रव गतिकी हाइड्रोडायनेमिक्स में हम उस पर लगने वाले बल का भी अध्ययन करते हैं। चलिए नेक्स्ट है तरलों के गुण। तो तरल के गुण कौन कौन से होते हैं, देखिए हम कह सकते हैं कि वैसे तो पदार्थों के अनेक गुण हैं, परंतु विषय जो है हमारा है द्रव्य इंजीनियरिंग। ठीक है, द्रव्य इंजीनियरिंग तो मुख्य तरह से पानी के संबंधित में किसी तरल के कुछ प्रमुख गुण निम्नलिखित हैं। कौन कौन से, पहला आता है घनत्व।
घनत्व में डेंसिटी, मास डेंसिटी, स्पेसिफिक मास यानी कि अपेक्षित संहति, इसे हम पढ़ते हैं। तो देखिए, किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा यानी कि मास को उसका घनत्व कहते हैं। ठीक है, किसी तरल की इकाई आयतन की मात्रा को उसका घनत्व कहते हैं। मास पर यूनिट वॉल्यूम हम इसे बोल सकते हैं। तो तरल का जो घनत्व होता है वो होता है तरल की मात्रा अपॉन आयतन, तरल का आयतन, तरल की मात्रा अपॉन तरल का आयतन। तो रो इक्वल टू एम अपॉन वी, यानी कि तरल की मात्रा क्या हो गई एम मास, और तरल का आयतन क्या हो गया वी। तो एम की यूनिट हो गई हमारे पास किलोग्राम, किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और यहां पर एसआई में हो जाएगा इसका न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4। तो यहां पर अगर हम केजीएफ में लिखें तो केजीएफ सेकंड स्क्वायर अपॉन मीटर की पावर 4 है, ये एमकेएस पद्धति में हो जाएगा। तो एमकेएस पद्धति में होता है केजीएफ सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4, और हम एसआई पद्धति में अगर कहें तो न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट में किलोग्राम मीटर पर क्यूब है, और यही हम लिखते हैं न्यूटन सेकंड स्क्वायर पर मीटर की पावर 4, और एमकेएस में हो जाएगा हमारे पास केजीएफ सेकंड स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी कि हम एसआई में इसको भी ये भी लिख सकते हैं और एसआई में हम ये भी लिखते हैं। वैसे इसको याद रखें किलोग्राम मीटर पर क्यूब। ठीक है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब हम नोट पॉइंट में देख लेते हैं, कुछ हमने यहाँ पर पॉइंट आउट किए हुए हैं कि तरल का जो घनत्व है उसके तापमान और दाब के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। तरल का घनत्व जो है उसके तापमान और दाब के परिवर्तनों के अनुसार बदलता है। जैसे हम देखते हैं कि किस ताप पर किस पदार्थ का जो घनत्व है वो कितना होता है। जैसे शुद्ध जल का 15 या 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 999 या फिर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। यानी कि घनत्व जो है ये सभी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में है, और तापमान जो है 15 डिग्री से 4 डिग्री यानी कि सभी डिग्री सेल्सियस में है। तो जैसे समुद्री जल का 15 डिग्री सेल्सियस पर 1020 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। पारा 15 डिग्री सेल्सियस पर 13,558 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। मिट्टी का तेल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 790 से 820 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। अल्कोहल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 790 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पेट्रोल 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 630 से 780 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और ग्लिसरीन यानी कि जल रहित, जिसमें जल नहीं होता है, उस पे 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब घनत्व होता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारे घनत्व की बात। अब देखिएगा, यहां पर हम बात करते हैं अपेक्षित भार या फिर हम कहते हैं भार घनत्व। अपेक्षित भार या फिर हम बोल सकते हैं भार घनत्व। तो यह क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ठीक है, तो किसी तरल के इकाई आयतन के भार को अपेक्षित या विशिष्ट भार या फिर हम बोल सकते हैं भार घनत्व। ठीक है, देखिएगा नाम अलग अलग है लेकिन कहा एक को ही जा रहा है। जैसे भार घनत्व हो गया या फिर अपेक्षित भार हो गया, स्पेसिफिक वेट है या फिर हम बोल सकते हैं कि वेट डेंसिटी, एक का ही नाम है जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, अपेक्षित भार यानी कि W से। तो वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो होता है वो अपेक्षित भार है, यानी कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट भार अपॉन क्या होता है V, और स्पेसिफिक भार को हम क्या करते हैं स्मॉल w से डिनोट करते हैं। तो भार अपॉन आयतन जो यानी कि जो भी हमारे पास पदार्थ है उसका भार, और अपॉन में उसका आयतन जो कहलाता है वो अपेक्षित भार कहलाता है, जिसका मात्रक हो जाएगा, भार का मात्रक होता है न्यूटन। देखिए हम दो बात बता रहे हैं, भार का मात्रक न्यूटन होता है और जो द्रव्यमान होता है उसका मात्रक होता है किलोग्राम। याद रखिएगा इन दोनों चीजों को। तो भार का मात्रक न्यूटन है और अपॉन में आयतन का मात्रक कितना है मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, या हम बोल सकते हैं केजीएफ मीटर क्यूब। क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं, एक नोट पॉइंट और हमारे पास है आपके लिए। 760 पारा दाब पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का जो अपेक्षित भार है वो W बराबर 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1000 गुना 9.81 न्यूटन पर मीटर क्यूब। 1000 गुना 9.81 पर न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है, और इससे जब हम सॉल्व करेंगे तो 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा, यानी कि ये 1000 जो है वो किलो में चला जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं कि W इक्वल टू mg होता है, ये सभी को पता है W इक्वल टू mg होता है। और हम देखिए स्पेसिफिक भार जो होता है वो कैपिटल W अपॉन V था, तो हम अगर W की वैल्यू निकाले तो ये V इसके मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो VW हो जाएगा। और रो V देखिएगा m अपॉन V क्या था, हमने रो बताया था, यानी कि जो घनत्व होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर हम अगर निकालें m की वैल्यू तो V जो है रो के मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो रो V यहाँ से आया और G यहाँ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W यानी कि स्पेसिफिक भार इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो G। याद रखिएगा स्पेसिफिक भार इक्वल टू रो G होता है। ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है अपेक्षित विशिष्ट घनत्व या अपेक्षित गुरुत्व, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक डेंसिटी और स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है, अपेक्षित विशिष्ट घनत्व या फिर बोलेंगे अपेक्षित घनत्व बोलेंगे या फिर विशिष्ट घनत्व बोलेंगे, ये तीसरा नाम इसका है अपेक्षित गुरुत्व। ठीक है, यानी कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर स्पेसिफिक डेंसिटी। तो नाम इसके जो हैं उनको आप ध्यान रखिएगा, किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है और आप जो है कंफ्यूजन हो जाओगे। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है।
क्लियर। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें कहा गया है कि तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ, तरल के घनत्व तथा मानक पदार्थ यानी कि जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस के घनत्व के अनुपात यानी कि रेशो को तरल का अपेक्षित घनत्व कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तरल का अपेक्षित घनत्व है वह तरल का घनत्व जो हमें तरल दिया गया है और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का घनत्व। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये डेंसिटी होती है दोनों, यानी कि रो द्रव का और रो अपन जल का। ठीक है, अब अगर करें तो तरल का अपेक्षित गुरुत्व क्या होगा, तो तरल का अपेक्षित गुरुत्व में तरल का अपेक्षित भार और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर शुद्ध जल का अपेक्षित भार, यानी कि अपेक्षित भार जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक वेट द्रव अपॉन स्पेसिफिक वेट जल। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट है, इन पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि शुद्ध जल का जो अपेक्षित घनत्व है वो कितना होता है 1। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है और पारे का जो अपेक्षित घनत्व है वो 13.6 होता है, याद रखिएगा 13.6, और शुद्ध जल का 1 होता है। एक द्रव या तरल का अपेक्षित घनत्व या अपेक्षित गुरुत्व का मान समान ही होगा। ठीक है, एक द्रव या तो द्रव बोल सकते हैं, तरल बोल सकते हैं, उसका अपेक्षित घनत्व या फिर अपेक्षित गुरुत्व, इनका जो मान होगा वो समान ही होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं श्यानता की। श्यानता यानी कि विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या है? श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह यानी कि लेयर उसका दूसरी लेयर पर फिसलने में विरोध करता है। यानी कि ऐसे है कि कोई ये इस तरीके से फ्लूइड बह रहा है, ठीक है, ये फ्लूइड बह रहा है, तो हम इसको क्या कहें, लेयर में बांट लें। तो ये वाली जो लेयर है, सेकंड वाली लेयर जो है वो फर्स्ट लेयर एक दूसरे के ऊपर फिसलेगी, तो ये सेकंड वाली लेयर जो है इस लेयर को रोकने का प्रयास करेगी। ठीक है, और जो रोकने का प्रयास करती है तो वही गुण क्या कहलाता है? विस्कोसिटी कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर दिया गया है कि श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह दूसरी सतह के ऊपर फिसलने में विरोध करता है, यानी कि विरोध होता है, रोकने का प्रयास करती है, तो उसी को हम विस्कोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का श्यानता समीकरण क्या है? न्यूटन का श्यानता समीकरण कर्तन बल यानी कि शियर फोर्स पर यूनिट एरिया, शियर फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल टू होता है प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस। तो प्रतिबल जो है, कर्तन प्रतिबल स्थिर समतल सतह से दूरी y के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर से समानुपाती होता है। तो हम ये इस तरीके से जान सकते हैं कि हमारे पास ये एक सरफेस है और यहाँ पर हमने माना कि यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है 0, यहाँ ऊपर और थोड़ा सा आगे गए वेलोसिटी और बढ़ी। ठीक है, जैसे मान लो एक गंगा है, गंगा के किनारे से हम चले तो गंगा किनारे पर बिल्कुल वेलोसिटी क्या है 0 है, आगे बढ़े थोड़ी सी वेलोसिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आगे बढ़े तो थोड़ा सा वेग और ज्यादा तेज होगा, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा और वेग तेज होगा पानी का, और बीच में जाएंगे तो यहाँ पर वेग सबसे अधिक होगा। ठीक है, यहाँ पर वेग क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो लेयर है इस लेयर को यह रोकने का प्रयास करेगी, इस लेयर को यह रोकने का प्रयास करेगी, इस लेयर को यह रोकने का प्रयास करेगी, और यहाँ पर जो है ये वेलोसिटी 0 मान सकते हैं। ठीक है, दो लेयर का देखिए, आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे पर आप जाकर देखिएगा, जो नहर है, नदी है और जो मतलब गंगा है, उसके किनारे पर आप जाकर के देखिएगा कि बिल्कुल किनारे के जो पार्टिकल्स होंगे पानी के वह रुके हुए दिखाई देंगे, वहां पर वेलोसिटी क्या है 0 होती है। जैसे जैसे आगे जाएंगे तो बीच धार में जाकर के वेलोसिटी सबसे तेज होती है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ये दो लेयर हैं और इन लेयर के बीच की दूरी कितनी है dy है। ठीक है, जिस लेयर को हम जो है कंसिडर कर रहे हैं उस लेयर की इस किनारे से दूरी कितनी है y है, और वेलोसिटी के जो दोनों लेयर के जो किन्हीं दो लेयर के बीच का वेलोसिटी डिफरेंस है वो कितना है dv है। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि प्रतिबल यानी कि कर्तन प्रतिबल जो स्ट्रेस है, शियर स्ट्रेस, स्थिर समतल सतह से दूरी y के सापेक्ष वेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यानी कि स्थिर सतह कौन सी है? ये वाली है। यहां से जो y है, ठीक है, यहां से जो y है उसके जो वेलोसिटी है उसके दर के समानुपाती होता है। यानी कि कह सकते हैं कि टॉ समानुपाती du अपॉन dy, और जब हम इस टॉ को समानुपाती से बराबर में रखेंगे तो जब हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट आ जाता है म्यू, और ये म्यू जो है ये इस तरीके से लिखा जाएगा कि टॉ इक्वल टू म्यू du अपॉन dy, और म्यू क्या है? समानुपातिक नियतांक है जिसको हम बोलते हैं गतिक श्यानता गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। तो du अपॉन dy को हम बोल रहे हैं कर्तन प्रतिबलों की दर या फिर गतिक ढाल, वेलोसिटी ग्रेडियंट, और म्यू को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो म्यू की अगर हम वैल्यू निकालें तो म्यू की वैल्यू हो जाएगी टॉ अपॉन डी अपॉन डी वाई। तो मात्रक जो है, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास श्यानता गुणांक है म्यू, तो श्यानता गुणांक का फॉर्मूला हो जाएगा टॉ अपॉन डी अपॉन डी वाई, और मात्रक जो है बल अपॉन क्षेत्रफल। देखिए, बल अपॉन क्षेत्रफल टॉ होता है यानी कि प्रतिबल, और यहां पर दूरी अपॉन समय ये होती है वेलोसिटी, और ये दूरी जो है ये दूरी का दूरी हो जाएगा। तो यहां पर एक बात तो साफ है कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो बल का मात्रक न्यूटन है, क्षेत्रफल का
देखिए बल का मात्रक हो जाएगा यहाँ पर न्यूटन, और यहाँ पर देखिए दूरी है, यहाँ पर भी दूरी है, ये आपस में जो जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ऊपर क्या बचेगा समय और नीचे क्या बचेगा दूरी का स्क्वायर। तो समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड और दूरी का मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर श्यानता गुणांक का मात्रक हो जाएगा। किसमें? एसआई पद्धति में। एमकेएस पद्धति में किलोग्राम सेकंड पर मीटर क्यूब होता है, सॉरी स्क्वायर होता है, किलोग्राम सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, जिसको हम लिखते हैं केजीएफ इंटू सेकेंड पर मीटर क्यूब। और यहां पर सीजीएस में अगर हम देखें तो देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट गाइज ये आता है, जैसे वन पॉइस इक्वल टू होता है 1 डाइन इंटू सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 पॉइस इक्वल टू आप याद रखिएगा 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है, और 1/10 केजीएफ सेकंड पर मीटर स्क्वायर होता है। ये एमकेएस पद्धति में चला जाता है और ये जो है ये एसआई पद्धति में। ठीक है, तो 1 पॉइस इक्वल टू 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, बस इसको याद रखिएगा। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की श्यानता लगभग 1/100 पॉइस, या फिर बोल सकते हैं कि 1 सेंटीपॉइस होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पानी की श्यानता लगभग 1/100 पॉइस, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 सेंटीपॉइस होती है। ठीक है, गतिज श्यानता की बात करते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम कह सकते हैं कि तरल की श्यानता अपॉन क्या होता है कि तरल का मात्रा घनत्व, तरल की श्यानता या फिर बोल सकते हैं तरल का मात्रा घनत्व, इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है? इन दोनों का रेशो कहलाता है गतिज श्यानता। क्या होता है? गतिज श्यानता। क्लियर? ये गतिज श्यानता होता है जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं? काइनेमेटिक विस्कोसिटी। यह हम अगर डेफिनेशन के माध्यम से कहें तो श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल की एक सतह दूसरी सतह से फिसलने का विरोध करती है। तो ये हो जाएगा। और फॉर्मूला के अगर हम माध्यम से देखें गतिज श्यानता को, तो गतिज श्यानता जो होती है वह होती है तरल की श्यानता और तरल का मात्रा घनत्व का रेशो, जिसको हम बोलते हैं डायनामिक विस्कोसिटी और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो इसको हम न्यू से प्रदर्शित करते हैं, गतिज श्यानता को, काइनेमेटिक विस्कोसिटी को न्यू से, और म्यू अपॉन रो। म्यू क्या होता है? डायनामिक विस्कोसिटी, और डेंसिटी क्या होती है? फ्लूइड की रो। तो म्यू अपॉन रो हो जाएगा। तो V का सीजीएस में मात्रक क्या होगा? V का सीजीएस में मात्रक स्टोक होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्टोक होता है। और 1 स्टोक इक्वल टू जो होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। न्यू का एमकेएस में 1 स्टोक बराबर 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और एक बात आप याद रखिएगा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यह है कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ स्टोक और 10⁶ सेंटी स्टोक होता है। इसको याद रखिएगा न्यूमेरिकल में, और एक एक नंबर में आपसे जरूर पूछा जाएगा। अगर आपका एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है तो एक एक नंबर में जरूर पूछा जाएगा। और यह न्यूमेरिकल में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ स्टोक इक्वल टू 10⁶ सेंटी स्टोक होते हैं। क्लियर? चलिए संपीड्यता की बात करें तो संपीड्यता क्या होती है? यानी कि कंप्रेसिबिलिटी तथा आयतन गुणांक बल्क मॉडुलस। कंप्रेसिबिलिटी और बल्क मॉडुलस के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखिए, जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है, जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है। और संपीड्यता गुणांक के लिए विलोम की प्रत्यास्था का आयतन गुणांक बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। चलिए इसको अगर हम देखें, इसको अगर हम ध्यान से पढ़ें तो देखिएगा, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि वह गुण जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगाया जा रहा है तो उसके आयतन में जो कमी आती है वही क्या है? संपीड्यता है। जैसे हमारे पास कोई ये पदार्थ है और इसको दोनों तरफ से ये दबाया जा रहा है तो इसके आयतन में कमी आ जाएगी, यानी कि इस तरीके से ये जो है घटता हुआ दिखाई देगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है संपीड्यता है, कंप्रेसिबिलिटी है, इसको दबाया जा रहा है। संपीड्यता होता है दबाना, ठीक है। और संपीड्यता गुणांक के विलोम को प्रत्यास्था का आयतन गुणांक कहते हैं, जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस। तो प्रत्यास्था का आयतन गुणांक क्या कहलाता है? के से नोट करते हैं तो के इक्वल टू हो जाएगा प्रतिबल अपॉन विकृति, और प्रतिबल अपॉन विकृति को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि -dp अपॉन dv अपॉन v। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है इसका मात्रक हो जाएगा, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। और निगेटिव साइन क्या डिनोट करता है? निगेटिव साइन दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी को दर्शाता है, यानी कि दाब में वृद्धि जैसी होगी तो आयतन में कमी हो जाएगी। तो यही माइनस का जो साइन है ये उसी को दर्शाता है। और इसका जो केजीएफ पर मीटर स्क्वायर जो होता है ये एमकेएस में होता है, और एसआई में न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो है ये सब्जेक्ट है फ्लूइड, ठीक है, यानी कि द्रव्य एवं जो न्यूमेटिक है
वायवीय इंजीनियरिंग, तो इसमें जो है आप ध्यान रखिएगा सबसे ज्यादा यूनिट का खेल होता है, क्योंकि न्यूमेरिकल में आप यूनिट चेंज करने में अगर असमर्थ हैं तो आप न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। न्यूमेरिकल में इसमें यूनिट को क्या देता है, मिक्स कर देता है, मिक्सअप करके दे देता है, और आपको यूनिट को छांट करके बदलना होता है। तो ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है, सभी के यूनिट को आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पृष्ठ तनाव की। पृष्ठ तनाव क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो कोई दो द्रव जो आपस में न घुल सके, कोई दो द्रव जो आपस में न घुल सके, उनके संपर्क सतह खिंचाव में या कह सकते हैं कि तनाव में होती है। कोई दो द्रव हैं जो आपस में नहीं घुल सकते तो उनकी संपर्क सतह जो है वो तनाव में होती है, खिंचाव में होती है, तथा ये संपर्क सतह एक प्रत्यास्थ झिल्ली की तरह कार्य करती है, तो थोड़ा तनाव प्रतिबल सह सकती है। ठीक है, तो पृष्ठ के इसी तनाव को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, इसी को हम पृष्ठ तनाव कहते हैं। उदाहरण के तौर पर हम देखें तो बारिश के पानी की गिरती हुई बूंद ससंजन तथा पृष्ठ तनाव के कारण ही क्या होती है, गोल हो जाती है। ठीक है, गिरती हुई बूंद कैसे होती है, गोल हो जाती है, किसके कारण, ससंजन और पृष्ठ तनाव के कारण ही। आपसे कोई पूछे कि बारिश की बूंदें गोल क्यों हो जाती है, तो आप सीधा कह देना कि पृष्ठ तनाव के कारण जो है बारिश की बूंदें गोल हो जाती है। किसी वृक्ष में द्रव का चढ़ना, जो वृक्ष में केशनली होती है, तो वो द्रव का ऊपर तक जाना क्या कहलाता है, पृष्ठ तनाव के कारण ही यह सब होता है। कैपिलरी की क्रिया क्या होती है, कैपिलरी आगे हम बताएंगे, लेकिन कैपिलरी की क्रिया भी एक पृष्ठ तनाव का उदाहरण है, यह भी पृष्ठ तनाव के कारण होती है। मात्रक की बात करें तो प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला जो बल होता है वह पृष्ठ तनाव कहलाता है। तो प्रति एकांक लंबाई यानी कि F/L हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू F/L, सिग्मा से इसको डिनोट करते हैं किसको, पृष्ठ तनाव को, ये हो जाता है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव इक्वल टू बल अपॉन लंबाई हो जाएगा, और बल अपॉन लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। तो आप याद रखिएगा जो पृष्ठ तनाव होता है, जो पृष्ठ तनाव है उसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन पर मीटर होता है, याद रखिएगा, न्यूटन पर मीटर। क्लियर, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, याद रखिए इसे। तो देखिएगा आप बात करते हैं केशिका क्रिया या फिर केशिकत्व की, कैपिलरी एक्शन या फिर कैपिलरिटी। ठीक है, इस बारे में हम जान लेते हैं। चलिए, द्रव तथा ठोस अणुओं के बीच आकर्षण बल यानी कि जिसको हम बोलते हैं आसंजन, तथा किसी द्रवों के ही अणुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ससंजक कहलाता है। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, जो केशिका क्रिया है जिसको हम केशिकत्व भी बोलते हैं, तो यह एक क्रिया है जिसमें जो है एक द्रव अपने विशिष्ट गुरुत्व के अनुसार एक कम व्यास की कांच नली में क्या करता है, अपने सामान्य स्तर से ऊपर या नीचे चला जाता है, और यह द्रव कणों के आसंजन यानी कि एडेशन तथा ससंजन कोहेशन के संयुक्त प्रभाव के कारण होता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया कि द्रव और ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल आसंजन और किसी द्रव के ही अणुओं में आपस में आकर्षण बल क्या कहलाता है, ससंजन कहलाता है। यानी कि अगर दो अलग अलग मटेरियल है, अलग अलग पदार्थ हैं, उनके बीच, उनके अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो आसंजन बल कहलाएगा, और एक जैसे पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वो क्या कहलाएगा, ससंजन बल कहलाएगा, ससंजन कहलाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर आप देख रहे हैं कि आसंजन और ससंजन इस तरीके से यहां पर समझाया गया है फिगर के माध्यम से। तो आप देखिएगा हम यहां पर देख रहे हैं कि एक बीकर है, बीकर में जल भरा हुआ है। ठीक है, बीकर में जल भरा हुआ है, और यहां पर आपको सीधा सीधा साफ साफ दिखाई दे रहा है फिगर के माध्यम से। तो कम व्यास की कांच की नली जो है यानी कि एक ट्यूब पानी में जो है सीधी स्थिति में खड़ी की गई है। ये पानी भरा हुआ है, इसमें ये ट्यूब जो है ये सीधी खड़ी की गई है, ये पतली ट्यूब है। तो पानी की दशा में पानी एक कांच के मध्य आसंजन बल होता है। ठीक है, पानी और कांच के मध्य आसंजन बल होता है, क्यों, क्योंकि पानी और कांच दोनों अलग अलग पदार्थ होते हैं, तो पानी के अणुओं के मध्य ससंजन बल से अधिक होता है। देखिए, जो हम कह रहे हैं कि जो आसंजन बल है वो ससंजन बल से अधिक होता है, तो इसके कारण पानी कांच की नली को गीला कर देता है। यानी कि एक कंसेप्ट यहां से निकलता है कि यदि आसंजन बल ससंजन बल से ज्यादा होगा तो मटेरियल को पानी जो है वो गीला कर देगा, और नली के अंदर पानी का तल बर्तन में पानी के तल से कैसा हो जाएगा, ऊंचा हो जाता है। ठीक, अब इसके विपरीत हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम पारा भर दें, मरकरी को भर दें, तो क्या होता है, पारे की दशा में पारे के अणुओं के मध्य जो बल है वो हो ससंजक बल, तो पारे व कांच की नली में आकर्षण बल से अधिक होता है। यानी कि जो आसंजन बल है वो ससंजन बल से कम हो जाता है, तो इसलिए जो पारा है वो नली को गीला नहीं कर पाता है, और जो
पारे का स्तर है नली में वो बीकर में यानी कि बर्तन में पारे के स्तर से नीचे चला जाता है। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिलरी राइज और कैपिलरी डाउन। तो देखिए अब इस तरीके से हम इसको देख सकते हैं कि जो डी है वो हमने मान लिया कि कैपिलरी ट्यूब का व्यास है। चलिए फिगर के माध्यम समझा देते हैं। कैपिलरी ट्यूब का व्यास जो है वो हमने डी माना है और थीटा जो है, थीटा इनके बीच का एंगल है यानी कि द्रव तल और संपर्क कोण, ठीक है। एच जो है वो केशिका में चढ़ाई है जल की, यहां पर देखिए इस केश नली में जल की जितनी ऊपर तक चढ़ाई हुई है उसको हम एच बोल रहे हैं। सिग्मा क्या है, तल तनाव बल है जिसको हम बोल रहे हैं तल का तनाव बल, पृष्ठ तनाव। और जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू को हम बोल रहे हैं कि भार घनत्व जो इसका रो जी है। तो देखिएगा डी है हमारे पास कैपिलरी ट्यूब का व्यास, थीटा द्रव तल का संपर्क कोण और एच केशिका चढ़ाई की ऊंचाई, और हमारे पास सिग्मा जो है वो पृष्ठ तनाव है, तल का तनाव बल है और भार घनत्व है स्मॉल डब्ल्यू, ठीक है। अब देखिए जल तथा कांच की दशा में जल तथा कांच के मध्य आसंजन बल पानी के अणुओं के मध्य संसंजन बल से अधिक है, अतः पानी कांच की नली को गीला कर देता है, ठीक है। अगर आसंजन बल ज्यादा है संसंजन बल से तो पानी जो है वो बर्तन को, जो नली है उसको गीला कर देगा, तो इसलिए नली के पानी का तल बर्तन के पानी से ऊंचा चला जाता है, बर्तन के पानी के तल से ऊंचा चला जाएगा। और पारेतर कांच की दशा में क्या होगा, अणुओं के मध्य संसंजन बल जो है पारे और कांच की नली के आकर्षण बल से अधिक है। संसंजन बल अब की बार अधिक हो गया तो इसलिए क्या होगा, तो पारा कांच को गीला नहीं कर पाएगा और नली के अंदर का जो पारे का तल है वो बर्तन के पारे के तल से नीचे चला जाता है, ठीक है। तो उपरोक्त प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, केशिकात्व कहलाती है। क्या कहलाती है, केशिकात्व, ठीक है। अब बात करते हैं अपेक्षित घनत्व जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। क्या है अपेक्षित घनत्व जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, किसी तरल के इकाई भार के आयतन को अपेक्षित या इनके विशिष्ट आयतन कहते हैं। भार के आयतन को अपेक्षित आयतन कहते हैं। जैसे यह अपेक्षित भार का विलोम होता है, अपेक्षित आयतन अपेक्षित भार का विलोम होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, स्पेसिफिक वॉल्यूम उसको लिखते हैं वी एस से, और ये क्या होता है वी अपॉन डब्ल्यू होता है, यानी कि वॉल्यूम अपॉन भार होता है। और वॉल्यूम जो होता है वो मीटर क्यूब में होता है, और जो ये डब्ल्यू यानी कि भार होता है वो न्यूटन में होता है। तो यूनिट क्या बन जाएगी, मीटर क्यूब पर न्यूटन, ठीक है। एसआई में मीटर क्यूब पर न्यूटन, एमकेएस में मीटर क्यूब पर केजीएफ बन जाएगी। न्यूटन को केजीएफ लिखते हैं, वो लिखते हैं हम किसमें, एमकेएस में। चलिए ससंजन के बारे में डीपली जान लेते हैं। ससंजन यानी कि कोहेसन। तो देखिए यह तरल का वह गुण है जिसके कारण एक ही तरल के दो कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इसी गुण के कारण तरल कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं। तरल जो है वो कुछ तनाव प्रतिबल सह सकते हैं, अर्थात हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि द्रव का वह गुण जिससे तरल या फिर द्रव के कण में परस्पर आणविक जो आकर्षण है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है, वो बना रहता है, ससंजन कहलाता है, वही ससंजन कहलाता है। और यह आणविक आकर्षण बल जिससे कि तरल के कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, वही क्या कहलाता है, ससंजक कहलाता है, कोहेसिव कहलाता है, ससंजक बल कहलाता है, जिसके कारण यह कण आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है। आसंजन अडेशन के बारे में बात करें तो यह तरल का वह गुण है जिसके कारण दो असमान तरल के कण अथवा एक तरल तथा एक किसी ठोस के कण आपस में चिपके रह सकते हैं या फिर आकर्षित होते हैं, तो उसे हम कहते हैं आसंजन। यानी कि दो विभिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ अर्थात तरल और ठोस की बात करें, या फिर दो तरलों के कण के मध्य वह आणविक आकर्षण बल जिससे वे कण आपस में आकर्षित होते हैं, आसंजक या अडेशिव बल कहलाता है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो जल शीशे को प्लेट को भिगो देता है, शीशे की प्लेट को भिगो देता है, किंतु पारा नहीं भिगोता, वहां पारा नहीं चिपकता है। इसका कारण यह है कि जल व शीशे के कणों में आसंजक बल अधिक है, जबकि पारे तथा शीशे के कणों में आसंजक बल कम है। किससे, ससंजक बल से, और पारे के स्वयं के कणों में ससंजक बल अधिक होता है। तो यही है ससंजक और आसंजक का व्याख्यापूर्ण एक स्पष्ट जो कह सकते हैं हम कि व्याख्या। चलिए नेक्स्ट है श्यानता तथा गतिमीय श्यानता, विस्कोसिटी एवं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ठीक है, तो ये देखिए श्यानता तरल का वह गुण है जिसके कारण
तरल की एक समूह या एक सतह यानी कि लेयर दूसरी सतह से फिसलने का विरोध करती है, अर्थात तरल की श्यानता उस तरल के कणों को विकृत डिफॉर्म करने की अपेक्षित क्या है, डिफॉर्म करने की आपेक्षिक सरलता या फिर कह सकते हैं कि कठिनता की माप होती है। यह श्यानता वाले तरल अधिक सरलता से बहते हैं। अब देखिएगा, हम कह सकते हैं कि एक फ्लूइड है, ठीक है, एक पाइप है, उसमें जो है फ्लूइड बह रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया कि फ्लूइड की दी दो लेयर हैं, तो ये ऊपर वाली लेयर जो जिस गति से चल रही है उस गति से ये वाली तो नहीं चलेगी, ठीक है। यानी कि अगर ये बीच धार की लेयर है और ये उससे पास की लेयर है, तो ये लेयर इसको रोकने की कोशिश करेगी, ये लेयर इसको रोकने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो एक दूसरे को रोकने की कोशिश करती है, यानी कि दो लेयर एक दूसरे को रोकने की कोशिश करेंगी, तो उसी को हम कहेंगे श्यानता। और जिस फ्लूइड में, जिस तरल में श्यानता कम होगा तो वो अधिक सरलता से बह सकते हैं, यानी कि उसके जो है बहने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। और लेकिन जो श्यानता जितनी अधिक होगी उतना ही फ्लूइड कम बहने की क्षमता रखेगा। यानी कि विस्कोसिटी का मतलब सीधा सीधा होता है गाढ़ापन। तो अगर हम देखें कि गाढ़ा द्रव अगर हम बिखेर दें तो वह कम फ्लो करेगा, और अगर पतला द्रव बिखेर दें तो वह ज्यादा फ्लो करेगा। अगर हम देखें कि जलेबी का बाखर होता है, तो जलेबी के बाखर को दो कंडीशन में देखें कि एक गर्म किया हुआ तो वो तुरंत जो है फिसल जाएगा, और अगर एक को ठंडा किया हुआ तो वह जो है एक सेमी सॉलिड की फॉर्म में आने लगता है, फिर सॉलिड हो जाता है, ठोस भी हो जाता है, तो वह जो है नहीं बह सकता। क्यों? क्योंकि जो ठंडा करने पर उसका जो है विस्कोसिटी का गुण है वो बढ़ता जाता है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। तो द्रवों का टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी का गुण कम होता जाता है, लेकिन गैस में ऐसा नहीं होता, ये उल्टा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें तो गतिमीय श्यानता या निरपेक्ष गति श्यानता की, यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी। तो तरल की श्यानता तथा उसकी मात्रा घनत्व के अनुपात को गतिमीय श्यानता कहते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द डायनेमिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। इस तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब इसे जो है हम न्यू से, यानी कि जो डायनेमिक विस्कोसिटी है उसको हम क्या करते, जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी को हम किससे, न्यू से डिनोट करते हैं। तो न्यू से प्रदर्शित करने पर इसका जो फॉर्मूला हमारे पास बनता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी का, वो बनता है तरल की श्यानता यानी कि डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड, और तरल का मात्रा घनत्व डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जिसको हम बोलते हैं न्यू, और न्यू इक्वल होता है म्यू अपॉन रो। अभी हमने ऊपर पढ़ाया था। और न्यू की इकाई सीजीएस प्रणाली में स्टोक होती है, और 1 स्टोक इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होता है जो सीजीएस में होता है, और 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकंड एमकेएस में होता है। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। न्यू की इकाई की गणना करना, न्यू इक्वल टू म्यू अपॉन रो। तो हम देखें, इससे करते हैं कि जो हमारे पास म्यू है उसकी यूनिट होती है न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, हमको पता है, लेकिन जो रो है उसकी यूनिट होती है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो इससे जब हम निकालेंगे तो हमारे पास प्राप्त होता है मीटर स्क्वायर पर सेकंड। क्या होता है? मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो सीधा सीधा मतलब है जो न्यू है यानी कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी, उसकी यूनिट क्या होती है एसआई पद्धति में? मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है। तो एसआई तथा एमकेएस प्रणाली में न्यू की इकाई मीटर पर सेकंड, जहां 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ स्टोक्स और 10⁶ सेंटी स्टोक होती है। तो आप जो है इन दोनों को याद रखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर पर सेकंड इक्वल टू 10⁴ स्टोक और 10⁶ सेंटी स्टोक होता है। ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं कि किस द्रव की कितना विशिष्ट भार में कितना तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव होता है। तो देखिएगा, वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है वो 991 विशिष्ट भार यानी कि स्पेसिफिक वेट में 0.0075 पृष्ठ तनाव होता है। ग्लिसरीन में 1260 में 0.065, केरोसिन 800 में 0.0024, आरएनडी का तेल जिसको हम बोलते हैं कैस्टर ऑयल तो वो होता है 960 में 0.040, एथाइल अल्कोहल 789 में 0.0022 और पारा जिसको हम मरकरी बोलते हैं 13550 में 0.0520 होता है। चलिए इन आंकड़ों को देखने के बाद हम यहां पर देखते हैं कि पानी के स्तंभ के अधोमुखी डाउनवर्ड भार
बल का संतुलन तनाव बल जो हो, जिसको पृष्ठ तनाव कहते हैं, उसके ऊर्ध्वाधर घटक द्वारा होता है। तो संतुलन की स्थिति में अगर हम देखें कि पानी के स्तंभ का भार बराबर तल का तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक, यानी कि हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर घटक को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक को हम कहते हैं अब जिसको वर्टिकल कंपोनेंट। तो यहां पर पानी के स्तंभ का भार क्या हो जाएगा, पानी के स्तंभ का भार यानी कि हम कह सकते हैं जो हमारे पास कैपिलरी थी, ये यहां से है, ध्यान रखिएगा। हाँ, पानी के स्तंभ का यहां से कैपिलरी का ये फॉर्मूला है, ये आगे ऐड हो गया, इसको हम देखेंगे तो यहां पर इसको ऐड करिएगा। तो ये फॉर्मूला निकालने के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। तो देखिए यहां पर तो पानी के स्तंभ का भार जो है वो किसके बराबर होगा, पृष्ठ तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक जो होगा उसके बराबर होगा। यानी कि कौन से, जो हमारे पास पानी का स्तंभ का भार है वो क्या हो जाएगा, HW और पाई d²/4, ठीक। और जो तल तनाव बल है वो क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि पाई d इंटू रो कॉस थीटा, पाई d इंटू रो कॉस थीटा हो जाता है। क्लियर। तो यहां पर पानी के स्तंभ का भार, देखिए भार क्या होता है, पहले ध्यान से देखिए, भार होता है W, ठीक है, भार होता है W, ठीक। और W इक्वल टू क्या होता है, mg होता है। क्लियर है। अगर हम देखें स्पेसिफिक भार, तो स्पेसिफिक भार क्या होता है, कैपिटल W यानी कि भार अपॉन वॉल्यूम होता है। क्लियर। अब जब हमें निकालना है पानी के स्तंभ का भार, तो पानी के स्तंभ का भार निकालना है, यानी कि हमको ये निकालना है, तो इस V को इस W के पास जाना पड़ेगा, है ना। तो यहां से ध्यान रखिएगा, तो क्या हो जाएगा, V स्मॉल w यानी कि स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक भार, और अब इक्वल टू में हो जाएगा कैपिटल W इक्वल टू भार। अब हम सभी जानते हैं कि जो वॉल्यूम होता है, आप ध्यान रखिएगा, जो वॉल्यूम होता है, तो वॉल्यूम किसके बराबर होता है, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू हाइट, क्योंकि हम जानते हैं कि लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, ये होता है वॉल्यूम। तो लंबाई और चौड़ाई यही तो आयतन होता है, सॉरी यही तो एरिया होता है, और जो ऊंचाई है वो हो गई हमारी h। तो देखिएगा यही जो आयतन है वॉल्यूम, यही जो है एरिया इंटू हाइट बैठेगा या नहीं बैठेगा। क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एरिया इंटू हाइट है वो क्या है, वो ये है, यानी कि वॉल्यूम, और इंटू में क्या है स्मॉल w, तो स्मॉल w ये रहा, ठीक। और जो हमारे पास वॉल्यूम है वो क्या हो गया, एरिया इंटू h, और एरिया क्या होगा उस नली का, यानी कि नली क्या है, गोल है, तो क्या होगा, सिलेंडर टाइप है, तो π/4 इंटू d², सिलेंडर यानी कि बेलन, तो बेलन का एरिया क्या होता है π/4 इंटू d²। तो यहां पर सीधा सीधा लिखा हुआ है कि π/4 इंटू d², और h जो हो गया इसका हाइट, और स्पेसिफिक वेट w। तल तनाव बल का ऊर्ध्वाधर घटक वो क्या होगा, पाई d इंटू रो कॉस थीटा, पाई d इंटू रो कॉस थीटा, सीधा सीधा है, ठीक। तो यहां पर h की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि कैपिलरी हाइट हमें निकालनी है। तो h की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर केवल इस साइड में h को छोड़ेंगे, बाकी ये भी इधर चला जाएगा और ये w भी इधर चला जाएगा, और ये कहां जाएंगे, ये जाएंगे सीधे नीचे। और पहले हम क्या करते हैं कि पाई से पाई कैंसिल आउट किया, ये 4 कहां जाएगा, ये 4 जाएगा इनके मल्टीप्लाई में, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा, सिग्मा कॉस थीटा, और ये जो d² जाएगा इसके नीचे, ठीक है। तो एक d से एक d कैंसिल आउट हो गया, तो बचा एक, तो एक ही d जाएगा, और ये क्या जाएगा, w इसके नीचे जाएगा, तो ये यहां पर ये आ गया, ठीक है। तो क्या हुआ कि h बराबर 4 सिग्मा कॉस थीटा और WD। क्लियर है। अब यदि कोई द्रव ट्यूब की दीवार को गीला कर देता है, जैसे कि कांच तथा पानी की दशा में होता है, तो तब थीटा इक्वल टू 0, अतः कांच की ट्यूब में पानी की ऊंचाई क्या होगी, h इक्वल टू 4 सिग्मा WD। अब थीटा इक्वल टू 0 रखेंगे इसमें, तो cos 0 क्या होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो cos 0 डिग्री 1, तो हमारे पास जो हाइट आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, थीटा इक्वल टू 0 पर 4 सिग्मा अपॉन WD। अब पारे की दशा में क्या होगा, पारे का तल नीचे जाएगा और संपर्क कोण क्या हो जाएगा, 140 होता है, तो cos 140 का मान माइनस cos 40 आता है, cos का मान जो है वो निगेटिव होगा, तो पारे का तल जो है बर्तन के तल से नीचे चला जाता है। क्लियर। अब चलिए
केशिकात्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो इसको बड़े ध्यान से देखिए। केशिकात्व को प्रभावित करने वाले कारक, कैपिलरी ट्यूब का व्यास जितना कम होगा, ध्यान से देखिएगा, सुनिए, कैपिलरी ट्यूब का व्यास जितना कम होगा, ट्यूब में द्रव तल उतना ही ऊपर अथवा नीचे जाएगा। तो कैपिलरी ट्यूब का व्यास ज्यादा से कम रखना होगा। तो प्रयोगात्मक कार्यों के लिए उसका व्यास कितना होता है, 8 mm से कम और 12 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी 8 और 12 के बीच हम कुछ भी ले सकते हैं अगर हमें प्रयोग करना है तो। चलिए, सेकंड है, देखिए, तल तनाव बल के मान को अधिकतर प्रवाह संबंधी प्रश्नों से नगण्य मान लिया जाता है, परंतु कैपिलरी चढ़ाई यानी कि कैपिलरी राइज, बूंदों तथा बुलबुलों को बनाना, द्रव जेट का ब्रेकअप अथवा द्रव्य मॉडल यानी कि हाइड्रोलिक मॉडल के अध्ययन जिसमें प्रवाह की गहराई कम हो, उसके लिए तल तनाव का मान भी गणनाओं में लिया जाता है, वरना हम तल तनाव का मान ज्यादातर परीक्षणों में निगेटिव यानी नगण्य मानते हैं, ना के बराबर मानते हैं। थर्ड है, पानी के संपर्क कोण का मान थीटा जो होगा वो π/2 से छोटा होता है। तो शुद्ध जल एवं स्वच्छ कांच की सतह के लिए थीटा 0 होगा। इन पॉइंट को याद रखिएगा कि शुद्ध जल एवं स्वच्छ कांच की सतह के लिए थीटा का मान 0 होता है। अशुद्ध पानी के लिए थीटा का मान 0.2, थीटा का मान जो होता है वो 25 डिग्री होता है। पारे के लिए संपर्क कोण का मान 90 से बड़ा होगा और पारे तथा कांच की सतह के लिए थीटा 130 से 150 के बीच होता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास दाब एवं वाष्प दाब। दाब एवं वाष्प दाब यानी कि प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। तो ये कहता है कि तरल पदार्थों को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता होती है, ये सभी को पता है, और बर्तन की दीवारों पर जो तरल के में संपर्क होता है, ठीक है, तरल के संपर्क में है, तो प्रत्येक बिंदु पर तल द्वारा एक बल लगता है जो कि हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है। यानी कि एक बर्तन है, अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, पानी के कण होंगे, ठीक है, पानी के कण होंगे, तो इन पर जो है एक बल कार्य करेगा जो इस तरीके से लगेगा, इस तरीके से या इस तरीके से ऐसे लगेगा, ठीक है, यानी कि इस सतह के लंबवत होगा, ठीक। तो जो हमेशा सतह के लंबवत कार्य करता है, अतः तल द्वारा सतह के इकाई क्षेत्रफल यानी कि यूनिट एरिया पर लगने वाले बल को दाब या इकाई दाब या फिर बोल सकते हैं कि दाब तीव्रता कहते हैं। इंग्लिश में अगर देखें तो द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर इंटेंसिटी। यदि किसी तरल द्वारा किसी सतह के ए क्षेत्रफल पर पड़ने वाला कुल दाब कितना है, P है, तो हम कह सकते हैं कि P = P/A। और ये वाला P क्या है, ये वाला P है हमारे पास फोर्स यानी कि बल, और ये वाला जो P है ये है हमारे पास प्रेशर यानी कि दाब। वाष्प दाब क्या होता है, वेपर प्रेशर। तो सभी द्रव वाष्पित होकर गैस बनाते हैं, सभी द्रव जो है वो वाष्पित होकर गैस बनाते हैं, और इस प्रकार साधारण तापमान पर सभी द्रवों की अपनी सतह के ऊपर अपने अणुओं यानी कि मॉलिक्यूल्स को मुक्त करके वाष्पीकृत होने को प्रवृत्ति देते, वाष्पीकृत होने की प्रवृत्ति होती है। और बंद बर्तन में रखे द्रव के ऊपर के खाली स्थान में, जो ऊपर का खाली स्थान होता है, उस द्रव की वाष्प भरी रहती है। द्रव सतह के ऊपर एकत्रित वाष्प द्रव पर दाब डालती है, जिसे वाष्प दाब कहते हैं। तो वाष्प दाब = वाष्प का कुल भार अपॉन प्रभावी सतह का जो क्षेत्रफल है उसके अनुपात को हम क्या कहते हैं, वाष्प दाब कहते हैं। नेक्स्ट है संपीड्यता या फिर आयतन गुणांक। तो संपीड्यता आयतन गुणांक हमने पढ़ लिया है, लेकिन एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा। संपीड्यता तरल का वह गुण है जिसके कारण तरल पर बाह्य बल लगने पर उसके आयतन में कमी आ जाती है, और यह कमी वाष्प तथा गैसों में अत्यधिक होती है परंतु द्रवों में नगण्य होती है। वाष्प और गैसों में अत्यधिक कमी आएगी और द्रवों में क्या है, नगण्य होती है। तो गणितीय रूप से संपीड्यता को आयतन प्रत्यास्थता गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। संपीड्यता गुणांक के लिए विलोम को संपीड्यता गुणांक के जो संपीड्यता गुणांक होता है, कंप्रेसिबिलिटी मॉडुलस जो होता है, उसके विलोम को प्रत्यास्थता या फिर आयतन गुणांक यानी कि बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है प्रत्यास्थता का आयतन गुणांक, इसका फॉर्मूला हो जाएगा, हमने बताया था K = प्रतिबल अपन विकृति, तो -dP/dV/V न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। K की इकाई जो है वो kg/मीटर हो जाएगी MKS में, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी SI में। साधारण दाब
1 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 घन मीटर जल का आयतन केवल 0.005% बदलता है। अर्थात k का मान जो है वो 20,000 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। अतः जल एसएमपीडीए माना जाता है। जल कैसा माना जाता है? एसएमपीडीए माना जाता है, यानी कि इनकंप्रेसिबल माना जाता है। उसको हम कंप्रेस दबा नहीं सकते, कंप्रेस नहीं कर सकते। k का मान एसआई प्रणाली में लगभग कितना होता है? 1960 न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। k का मान कितना होता है? 1960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किसमें? एसआई प्रणाली में। और समीकरण में माइनस चिन्ह दाब में वृद्धि होने पर आयतन में कमी को दर्शाता है। साफ साफ बताया गया है। अपेक्षित आयतन और विशिष्ट आयतन यानी कि स्पेसिफिक वॉल्यूम को हम किस तरीके से करेंगे? तो तरल के इकाई भार के आयतन को अपेक्षित यानी कि विशिष्ट आयतन कहते हैं, और यह अपेक्षित भार का विलोम होता है, यानी कि उसका रिवर्स होता है। इसको वीएस से प्रदर्शित करते हैं, और यदि वी आयतन वाले किसी तरल का भार W हो तो अपेक्षित आयतन Vs इक्वल टू V अपॉन W। अपेक्षित आयतन की इकाई जो होती है यानी कि मात्रक मीटर क्यूब पर kgf होता है MKS में, और मीटर क्यूब पर न्यूटन होता है SI मात्रक में। SI में मीटर क्यूब पर न्यूटन और MKS में मीटर क्यूब पर kgf, यानी कि न्यूटन का MKS में kgf हो जाता है। अब देखिएगा, जल का अपेक्षित आयतन क्या होता है? जल का अपेक्षित आयतन की बात करें तो 1/1000, या फिर बोल सकते हैं 10⁻³ मीटर क्यूब पर kgf, या बोल सकते हैं 0.102 × 10⁻³ मीटर क्यूब पर न्यूटन। ठीक है। तरलों पर तापमान तथा दाब का प्रभाव। तरलों पर तापमान तथा दाब का प्रभाव कैसे पड़ता है? ये यहां से क्वेश्चन आता है आपका 5 नंबर का। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट में है ये लास्ट होगा और इस वीडियो का, और यहां पर यूनिट आपकी समाप्त हो जाएगी, लेकिन 5 नंबर आपको लास्ट में ये देख करके जा रही है, ध्यान रखिए। देखिए, तरलों पर तापमान तथा दाब का प्रभाव। तो गैसों या संपीड़ित तरलों के लिए तापमान बढ़ाने से इनका आयतन बढ़ जाता है और घटाने पर आयतन कम हो जाता है। दाब बढ़ने पर आयतन कम होता है, अर्थात संपीड़न होता है, यानी कि दबाव पड़ता है, कम होता है, घटता है, और दाब घटाने पर आयतन बढ़ता है, अर्थात विस्तार होता है। दाबों या असंपीड़ित तरलों के लिए दाब के अधीन इनके आयतन में बहुत कम परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन नगण्य माना जाता है, और तापमान के घटने या बढ़ने का प्रभाव भी द्रवों के आयतन पर नगण्य होता है। अतः तापमान परिवर्तन का भी द्रवों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तापमान वृद्धि से द्रव बहुत कम मात्रा में फैलते हैं। हाइड्रोलिक्स में द्रवों के तापमान परिवर्तन के निम्न परास यानी कि रेंज दिए गए होते हैं, इसलिए तापमान के प्रभाव को नगण्य माना जाता है। कोई भी द्रव परम निर्वात यानी कि एब्सोल्यूट वैक्यूम के शून्य दाब पर नहीं रह सकता। सभी द्रव कुछ मात्रा में शून्य दाब के ऊपर यानी कि तापमान के अनुसार वाष्पीकृत वेपोराइज होते हैं। पानी का वाष्पीकरण 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तथा 0.24 किलोग्राम बल पर सेंटीमीटर क्यूब दाब 2.4 मीटर पानी का शीर्ष पर होता है। दाब जो इस दाब पर पानी में घुली सभी गैसें उसमें से निकल जाती हैं, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पृथकीकरण यानी कि सेपरेशन कहते हैं। पाइपों में प्रवाहित पानी के विषय में यह देखा जाता है कि उसका दाब 2.4 मीटर पानी के कुल शीर्ष यानी कि टोटल हेड से किसी भी दशा में कम न होने पाए, अन्यथा पानी का जो वाष्पीकरण है आरंभ हो जाता है। पानी के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर के बारे में बात करें तो पानी के कुछ मुख्य भौतिक गुण हैं जो इस प्रकार है। देखिए, शुद्ध जल गंधहीन, रंगहीन तथा पारदर्शी होता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, अर्थात उस समय वह सबसे अधिक भारी होता है। वायुमंडलीय दाब पर शुद्ध जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, अर्थात 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। शुद्ध पानी का अपेक्षित भार W = 1000 kgf पर मीटर क्यूब, या बोल सकते हैं 1000 ग्राम न्यूटन मीटर क्यूब होता है। जल का प्रत्यास्था का आयतन गुणांक है, प्रत्यास्थता आयतन गुणांक के, वो होता है 20,000 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग। अब पानी के लिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर तल का तनाव यानी कि पृष्ठ तनाव कितना होता है? लगभग 0.0075 kgf पर मीटर, या फिर बोल सकते हैं 0.07357 न्यूटन पर मीटर होता है। नेक्स्ट आपके सामने है कि पानी की जो मतलब 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0.2334 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब दाब पर जल जो है वो वाष्पित होने लगता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा, इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड तथा 0.2334 न्यूटन पर सेंटीमीटर क्यूब न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब पर जल वाष्पित होने लगता है, वाष्प में बदलने लगता है। पानी की श्यानता 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01008 पॉइस होती है तथा निरपेक्ष गतिज श्यानता 1 सेंटीस्टोक होती है।
पानी में ससंजक, आसंजक, केशिकत्व आदि गुण अन्य द्रवों की तरह होते हैं। पानी का अपेक्षित घनत्व जो है कितना है, 10⁻³ मीटर क्यूब पर kgf होता है और जल को बहुत ही कम दबाया जा सकता है, अतः इसे SMPD माना जाता है, यानी कि इसको दबाया नहीं जा सकता, ऐसा माना जाता है। पानी एक अच्छा विलायक है। कम दाब पर या गर्म करने पर पानी में से घुली हुई वायु बाहर आ जाती है और जिसमें पानी का प्रसार गुणांक क्या होता है, तापमान परिवर्तन के लिए नगण्य यानी कि बहुत कम होता है। तो यहां पर हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है और यूनिट फर्स्ट से कम आपकी परीक्षा में 7 से 10 नंबर का आता है। तो 7 से 10 नंबर आप इस यूनिट से ले जाइएगा और इस यूनिट को केवल इस वीडियो के माध्यम से भी अगर आप देखें तो आप 7 से 8 नंबर आराम से ले आएंगे। कुछ भी आपको और अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है, केवल हम यहां पर वही पढ़ाते हैं जो परीक्षा के माध्यम से उपयोगी है, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आज हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट किया। आने वाली सेकंड वीडियो में यूनिट सेकंड को कंप्लीट करेंगे और पहले इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों साथ लेकर के चलेंगे और कंप्लीट कोर्स को यहां पर हम खत्म करेंगे एग्जाम से पहले। और एक बार फिर से हम कहना चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें कि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को आप पूर्ण तरीके से और टाइम टू टाइम जो है रेगुलर तरीके से वॉच कर सके। तो वीडियो का बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और एक बार वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी इस वीडियो के बारे में पता चले और यहां पर जो प्लेटफॉर्म है आपके लिए सफिशिएंट है आपके परीक्षाओं के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।